ओके, सो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी 2021 के और हमने सीसेट के क्वेश्चंस की बात की थी कि कॉम्प्रिहेंशन का क्या रोल है और कैसे उन्हें सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, 2023 के 2022 के पेपर को देख के सबको आइडिया लग गया है कि कॉम्प्रिहेंशन वाला जो सेक्शन है आप उसे छोड़ नहीं सकते और कहीं ना कहीं कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन ही आपको एज दिलाएगा, जिसमें आपको टारगेट रखना है 50+ स्कोर करने का। क्योंकि देखा जाए तो अगर मान लो आपके 25 क्वेश्चंस टोटल अगर आते हैं तो ये आपके अप्रोक्सीमेट 62.5 मार्क्स के आते हैं, तो इसमें एटलीस्ट आपको स्कोर करना है 50+, यानी कि ये लगा लो कि अप्रोक्सीमेट 55 का अगर हम टारगेट लेके चलेंगे तब जाके हमारे 50 आते हैं, तो फिर आपका अप्रोक्सीमेट 20 नंबर का खेल रह जाता है सारा। तो देखो, बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की। ट्रेडिशनल मेथड यूज बिल्कुल नहीं करना है कि सबसे पहले आप जाओगे और पैसेज पढ़ोगे, उसके बाद आप ऑप्शंस पढ़ोगे, देन आप दोबारा से पैसेज पे जाओगे। ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है, ऑप्शंस पढ़ने हैं, ट्राई टू एलिमिनेट देम। एक भी होता है वेल एंड गुड, दो होते हैं बहुत अच्छा, आंसर निकल जाता है सबसे अच्छा है। ठीक है, जीएस की नॉलेज अप्लाई करनी है तो जीएस की नॉलेज बिल्कुल अप्लाई करनी है, बट पैसेज के अंदर रह के करनी है। तो जो भी कंफ्यूजिंग लगता है, जितने भी आपको ऑप्शंस, उनको जाके आप चेक कर सकते हैं अपने पैसेज में। कैसे? क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कहता है मोस्ट क्रिटिकल इंटरफेरेंस, यानी कि अगर मैं इसको हिंदी में पढ़ूं, निर्णायक निष्कर्ष। क्रक्स बोलो, निष्कर्ष बोलो, क्रिटिकल इंटरफेरेंस बोलो, एक ही मतलब होता है। तो देख लेते हैं, शुरुआत करते हैं ऑप्शन नंबर डी से। द प्रेजेंट ट्रेंड है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, विल इफेक्ट आर फ्यूचर, आर लाइफ इन फ्यूचर। प्रेजेंट ट्रेंड फ्यूचर में अफेक्ट करेगा, ये वो वाली बात हो जाती है कि अगर आपने ये चीज बोले कि अगर आज हम कोई डिसीजन लेते हैं तो वो आपका अफेक्ट करेगा ही करेगा फ्यूचर पे, ये फिक्स कर दिया। ठीक है, एक किस्म से फिक्स है, क्या पता ना अफेक्ट करे, तो ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। ना पता नेगेटिव अफेक्ट करेगा, ना पता पॉजिटिव इफेक्ट करेगा, तो ये एक किस्म से ये लगा लो वेग स्टेटमेंट है, बट फिर भी इसको हम कुछ टाइम पीरियड के लिए जस्ट होल्ड कर लेते हैं। सेकेंड आती है स्ट्रिंजेंट डाटा सिक्योरिटी लॉ आर नीडेड। ठीक है, स्ट्रिंजेंट डाटा सिक्योरिटी लॉज कि अगर मैं इसको हिंदी में इसकी बोलूँ तो स्ट्रिंजेंट की हिंदी है कठोर नियमों की आवश्यकता है आपको। ठीक है, हम कई बार होता है ना कि अगर किसी चीज को बहुत एक्सेस आप बांध देते हो, आप इसको पर्सन्स पे भी अप्लाई कर सकते हो कि अगर आप किसी के साथ जोर जबरदस्ती करके बांध के रखते हो तो गलती लीगल तरीके तो वो ढूंढ ही लेते हैं, बट फिर भी होल्ड करो। कंपनीज प्रोड्यूसिंग द सॉफ्टवेयर डू नॉट टेक साइबर सिक्योरिटी सीरियसली। अब ये बिल्कुल एब्सर्ड स्टेटमेंट है, नेगेटिव स्टेटमेंट है, नॉट टेक। अब क्या चीज है, अब एक बात बताओ, अगर आप अपना कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो भले ही ऐसा हो सकता है कि इन फ्यूचर उसमें कोई दिक्कतें हो जाएं, बट जब तक कि आपके हाथ में बात रहती है, हम ये ट्राई करते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट है उसमें कोई भी खामी ना आए। तो वो क्यों सीरियसली नहीं लेंगी कंपनीज? अगर नहीं लेंगी तो कौन खरीदेगा? तो ये तो बिल्कुल ही एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, अब बचते हैं ये तीन। देखा जाए तो आपका ये वाली स्टेटमेंट भी ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाएगी जब आप बहुत पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कर लोगे कि वो अफेक्ट करेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, पहली स्टेटमेंट है कंप्यूटर्स आर नॉट कम्प्लीटली सेफ। वो बिल्कुल कम्प्लीटली सेफ नहीं होते, ये सबको पता है, वायरस वगैरह आते रहते हैं, ये हम देखते ही हैं। तो ये स्टेटमेंट एक जर्नल स्टेटमेंट है, सही स्टेटमेंट लग रही, पर यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, कंप्लीटली सेफ नहीं है। यहाँ पे उसने पूछा है डाटा सिक्योरिटी लॉ की जरूरत है। डी ऑप्शन कहता है कि यहाँ पे प्रेजेंट ट्रेंड जो है टेक्नोलॉजी का वो आपको अफेक्ट करता है। जब आप अटेम्प्ट करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो ये क्वेश्चन आपका जस्ट 30 to 40 सेकंड का ही क्वेश्चन है, लेकिन हम इस पे बात कर रहे हैं, इतना डिस्कस इसलिए कर रहे हैं ताकि आप अप्रोच समझ पाओ कि क्वेश्चंस को आखिर सोल्व कैसे करते हैं। अब जाओ, आपको दो ऑप्शंस में भी कंफ्यूजन है, तीन में भी है, क्यों क्यों रहे वो भी। कंप्यूटर इंक्रीजिंग deal not just with abstract data like credit card detail और database, but also with real world of physical object, और इनके साथ हम डील करते हैं। एक मॉडर्न कार भी एक कंप्यूटर है, एरोप्लेन भी इसी पे काम करता है, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब देखो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यहाँ पे है ना आपका, क्या सीसेट में पूछा है, बट इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे यूपीएससी आपका जीएस में भी क्वेश्चन पूछ चुका है, यानी जीएस और सीसेट की थीम्स भी कहीं ना कहीं इंटरकनेक्ट है, इंटरलिंक करती है। विल सी कंप्यूटर बेक्ड इनटू एवरीथिंग, आप हर कहीं देखते हो, एमआरआई स्कैनर से लेके इंसुलिन पंप से। देयर इज लिटिल एविडेंस दैट दीज गैजेट विल बी एनी मोर ट्रस्टवर्दी,
क्या क्या कह रहा है, लिटिल एविडेंसेस है इस चीज की कि ये ट्रस्टवर्दी है। देन देयर डेस्कटॉप कंप्यूटर पार्ट, हैकर ऑलरेडी प्रूव कर दिया है कि वो कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मतलब वो क्या कह रहा है, वो यही कह रहा है ना। तो देखो वहां पे ये बताया गया है, ना तो कहीं भी आपने देखा है कि प्रेजेंट ट्रेंड फ्यूचर को अफेक्ट करेगा, ये स्टेटमेंट भी नहीं देखी है। ये भी नहीं देखी है कि वहां पे किसी डाटा सिक्योरिटी लॉ की बात ही नहीं कर रहा पैसेज, तो ये भी खत्म हो गया। बचा क्या कि वो सेफ नहीं है, तभी तो कह रहा है कि हैकर्स ने ऑलरेडी ये चीज प्रूव कर दी है, तो ये आपका उससे निकल गया है। ठीक है, उसके बाद है आपका 14th। तो इस 14th को ना हम हिंदी में सोल्व करने की कोशिश करेंगे कि हिंदी वालों के लिए थोड़ा सा मतलब चीजें, विच ऑफ द अबव अजम्पशंस आर वैलिड, कौन से अजम्पशंस वैलिड हैं। तो सबसे पहले तो देखो क्या है, आपने पैसेज नहीं पढ़ा पीपल हु आर ऑब्सेस्ड विद पर्सनल हाइजीन से जो ऑब्सेस है वो इग्नोर करते हैं, टेंड टू इग्नोर, नेगेटिव स्टेटमेंट है, टेंड टू इग्नोर द कम्युनिटी हाइजीन। अब एक बात बताओ, जिसको खुद की साफ सफाई पसंद होगी, क्या वो पब्लिक में ऐसे साफ सफाई में मतलब गंदगी में रहना पसंद करेगा? बिल्कुल नहीं पसंद करेगा। तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये देख के ही पता चल रहा है कि ये स्टेटमेंट गलत है। गलत है, ये गलत, ये गलत। बचा ऑप्शन क्या आपका, बी और सी। इससे ये पता चला स्टेटमेंट 4 इज योर करेक्ट स्टेटमेंट। 4 क्या कह रहा है, साइंटिफिक और माइक्रो लेवल इंटरवेंशंस आर नॉट सफिशिएंट, वो बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है टू ब्रिंग डाउन द बर्डन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, कितना ही कोशिश कर लो, डिजीज तो होती रहती है। अब बचता है 3 और 5, इसका मतलब 2 भी गलत है। एमरजेंस ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जर्म्स। अब यहाँ पे हम क्या है, दोनों चीजें देखेंगे, एक तो आंसर पे कैसे पहुंचना है और आपको पैसेज से आंसर को कैसे समझना है। ठीक है, यहाँ पे पता चल गया आपका दूसरी स्टेटमेंट है, बट यहाँ पे क्या कह रहा है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट जर्म्स की ये बात कर रहे हैं। तीसरा कह रहा है एंट्री ऑफ मार्केट, मार्केट की एंट्री हो गई इन द डोमेन ऑफ हाइजीन, वो इंक्रीज कर देगा रिस्क ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। ऐसा है, उल्टी स्टेटमेंट दे रखी है ना। अगर मान लो कि कोई चीज आ रही है, तो अगर हाइजीन मार्केट में उतर रहे, तो इतने सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे, तो उससे रिस्क थोड़ी ना बढ़ेगा, रिस्क तो कम होएगा ना। हैंड वॉश। फिफ्थ है इट इज ए कम्युनिटी हाइजीन है, इंप्लीमेंट करना है पब्लिक हेल्थ मेजर से दैट इज रियली इफेक्टिव, वो बिल्कुल इफेक्टिव होते हैं पब्लिक हेल्थ मेजर, ऑब्वियस सी बात है, इन द बैटल अगेंस्ट द इन्फेक्शियस डिजीज। ये जनरल स्टेटमेंट है, ये भी ठीक लग रही है। अब आपको कंफ्यूजन है ना 3 में और 5 में, मान लिया कि आपको कंफ्यूजन है, वैसे तो ये स्टेटमेंट गलत लग रही है बट फिर भी, तो अब इसको हम ढूंढते हैं आपकी, सॉरी हिंदी में पढ़ना था ना, अब इसको हम ढूंढते हैं आपकी, अभी इसी से देख लेते फिर हिंदी में देख लेते। ठीक है, दोनों दोनों हो जाएंगे, इंग्लिश भी और हिंदी भी। देखो, ए सोशल, एक सोशल फिजिकल एनवायरनमेंट रिडल की बात कर रहा है, पॉवर्टी, इनिक्विटी, अनहाइजीनिक, इनसैनिटरी कंडीशंस जनरेट द रिस्क ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज की बात कर रहा है। ठीक है, हाइजीन के डिफरेंट लेवल होते हैं, पर्सनल, डोमेस्टिक, कम्युनिटी। ओके, देयर इज नो डाउट दैट पर्सनल क्लीननेस ब्रिंग डाउन द रेट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, कि अगर आप पर्सनली क्लीन रहते हो तो, बट द एंट्री ऑफ मार्केट इन डोमेन हैज क्रिएटेड ए फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी। देखो ये क्या कह रहा है कि उसने एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्रिएट कर दी है, दैट गेट्स कंडीशन रीफोर्स्ड बाय द ऑनसॉट ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपीरियंस इन वेस्टर्न यूरोपियन। उन्होंने क्या किया कि पर्सनल हाइजीन जब आप करते हो, साथ ही साथ जनरल इंप्रूवमेंट करते हो अपनी एनवायरनमेंट की कंडीशंस में, जैसे कि क्लीन वाटर देते हो, सैनिटेशन की बात करते हो, फूड सिक्योरिटी देते हो, तो इन सब से जो इन्फेक्शियस रेट है, ये चाइल्ड डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो कम हो रहा है। ऑब्सेशन विद हैंड हाइजीन आल्सो ब्रिंग इन द परसिस्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ मार्केट ऑन पर्सनल हेल्थ, overriding marginalizing the negative effect of ecology and emergence of resistance germ। अब एक बात बताओ, पहला क्या कह रहा है कि जो कि पर्सनल हाइजीन से ऑब्सेस है वो कम्युनिटी हाइजीन नहीं करते, ऐसी इन्होंने कोई बात नहीं की कि पहली गलत है। दूसरा, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जर्म्स की इन्होंने कोई बात नहीं की, दूसरी गलत है। तीसरा क्या कहा है कि एंट्री होने से इंक्रीज हो जाता है रिस्क, वहां पे तो बोला है कि फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ जाती है, सिक्योरिटी आएगी तो रिस्क कैसे इंक्रीज हुआ, ये भी गलत है। बचा क्या आपके पास, 4 और 5th ऑप्शन आपका बच जाता है। तो वही तो कह रहा है कि पर्सनल हाइजीन के साथ साथ आपको क्या करना है, एनवायरमेंट का ध्यान रखना है, आपको क्या कहते हैं, क्लीन वाटर प्रोवाइड करना है, सैनिटेशन प्रोवाइड करना है। वो कब करोगे, वो सब क्या है, वो पब्लिक हेल्थ मेजर ही तो है जो आप अपना रहे हो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक हो गई है। ओके, तो ऐसा ढूंढना है। अगर मैं इसी को हिंदी में हिंदी में भी कर लेते हैं। देखो, ऐसे लोग जिसमें व्यक्तिगत स्वास्थ्य का जुनून होता है, वो सामुदायिक स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते, ध्यान नहीं देते। ठीक है, ऐसे वर्ड्स आपको नोट डाउन करने हैं हिंदी में भी। व्यक्तिगत स्वच्छता से बहु औषधि प्रतिरोध रोगाणुओं के प्रादुर्भाव का निवारण किया जाता है। जब जब मैं हिंदी पढ़ती हूँ यूपीएससी क्वेश्चंस की, तो मुझे लगता है नहीं, ज्यादा बेहतर है कि आप जाओ और उसी पे काम करो।
आजा, लेट मी शो यू एन एग्जाम्पल। आजा, क्या कह रहा है ये, पढ़ियो। व्यक्तिगत स्वच्छता से बहु औषधि प्रतिरोधी रोगाणुओं के प्रादुर्भाव का निवारण किया जा सकता है। क्या मतलब है इसका पैसेज? बताओ क्या है ये? ठेकेदार पर अच्छा क्या बता, कौन सी लाइन बोली थी आपने? व्यक्तिगत स्वच्छता से बहु औषधि प्रतिरोधी रोगाणुओं के प्रभाव का निवारण किया जा सकता है। क्या मतलब है इसका, समझ में आया? लेट्स गो टू इंग्लिश। आ जाओ। ये कह रहे हैं एमरजेंस ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जर्म्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय पर्सनल क्लीननेस। यानी तुम खुद को साफ सुथरा रख के क्या कर सकते हो, जो भी ये मल्टी रेजिस्टेंस ड्रग्स हैं इनके एमरजेंस को रोक सकते हो। तो वहां क्या है, रोक सकना मतलब प्रादुर्भाव, एमरजेंसी मतलब प्रादुर्भाव। क्या होता है प्रादुर्भाव? बैक करना क्या था? प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव हिंदी मीडियम बताओ। देखा ना प्रादुर्भाव, ये रहा। ये बात सही, मतलब ये तो फिर दीदी मैं बोलती हूँ, आप जैसे आपने कल एंड वेंड का बताया था कि एंड होगा, स्टार्टिंग होगी, ये तो छोटे वर्ड है, मानते हो ये बात? तीसरा है स्वास्थ्य विधि के क्षेत्र में बाजार के प्रवेश से संक्रामक रोगों का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, संक्रामक रोगों का स्वास्थ्य विधि में बाजार आ गया तो ऑब्वियसली बात है, आप जैसे मान लो डेटोल है, लाइफ बॉय है, आपकी इतने हैंड वॉश और ये सारी चीजें आ रही है, तो उससे संक्रामक का खतरा नहीं रहा। उन्होंने बोला सेंस ऑफ सिक्योरिटी बढ़ जाती है। ठीक है, इस तरीके के यहाँ पे वर्ड्स आपको हिंदी में भी ध्यान रखने हैं। संक्रामक रोगों के बोझ को कम करने के लिए वैज्ञानिक और सूक्ष्म स्तरीय हस्तक्षेप पर्याप्त नहीं है। ये जन स्वास्थ्य उपायों के माध्यम से कार्यान्वित सामुदायिक स्वास्थ्य विधि है। एक्चुअली क्या है कि मेरी रूममेट है और ये लगा लो एज अ स्टूडेंट भी है, तो ये हिंदी मीडियम से है। इसकी परेशानी सिर्फ इतनी सी है कि आप जो बता रहे हो वो इंग्लिश में बता रहे हो। अब हिंदी में मैंने इसको प्रूफ दे दिया है, वही प्रूफ आप लोगों के सामने भी है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रिटिकल मैसेज कन्वेड बाय द पैसेज। क्रिटिकल मैसेज क्या बोल रहा है आपका पैसेज? ओके, पहला है, नहीं सॉरी, लास्ट से शुरू करते हैं। इंडियाज एनर्जी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड सप्लाई ओरिएंटेड एंड इग्नोर द डिमांड साइड। यानी क्या है, वो आपका जो एनर्जी की डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिल्कुल सप्लाई ओरिएंटेड है, और इग्नोर कर रहे हैं हम डिमांड को, डिमांड साइड को इग्नोर कर रहे हैं। क्या है, नेगेटिव स्टेटमेंट है। नेगेटिव स्टेटमेंट है, यहाँ पे देखो, यहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड सप्लाई ओरिएंटेड है, एक ही तरफ झुके हुए हम दूसरी तरफ को इग्नोर कर रहे हैं, गलत है, गलत, इग्नोर, इसके लिए पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंडियाज एनर्जी एंड क्लाइमेट एक्शंस आर नॉट कंपैटिबल विद इट्स ब्रॉडर सोशल, इकोनॉमिकल और एनवायरमेंटल गोल। क्या ऐसा है हमारे साथ? हम क्लीन एनर्जी का कंसेप्ट लेके आ रहे हैं, हम सीएनजी लेके आ रहे हैं, हम हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन फ्यूल सीएनजी की बात कर रहे हैं, तो क्या हम क्लीन एनर्जी की तरफ नहीं बढ़ रहे? तो क्या हमारी ये इकोनॉमिक को हम ध्यान नहीं दे रहे, इकोनॉमी को ध्यान नहीं दे रहे, क्या हम एनवायरनमेंट को ध्यान नहीं दे रहे, क्या हम लोगों की ज़रूरतों का ध्यान नहीं दे रहे? तभी तो जो आपकी जो गैस सिलेंडर है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे ना क्लीन एनर्जी के लिए, तो ये भी गलत है। जीएस की नॉलेज आपको बिल्कुल अप्लाई करनी है, ऐसा नहीं है कि नहीं अप्लाई करनी है। सेकंड कह रहा है इंडियाज एनर्जी एंड क्लाइमेट पॉलिसीज हैविली ट्यून टू डेवलप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब वैसे देखा जाए तो अगर आप इसको जनरल सेंस में सोचोगे कि हम हैविली, यहाँ पे वर्ड क्या है आपका, हैविली ट्यून, इस वर्ड पे ध्यान देना है, हैविली वर्ड पे ध्यान देना है कि अगर कि वो बिल्कुल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ हम पूरी तरीके से झुके हुए हैं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि आप कोल एनर्जी का आज तक इस्तेमाल करते आ रहे हो। अगर हम कर रहे हैं तो फिर सस्टेनेबल कैसे, उससे इतना एनवायरमेंट पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो मतलब ये पूरी तरह नहीं है, हैविली ट्यून नहीं है, ट्यून है, ओके, हैविली नहीं हो सकती, ये स्टेटमेंट भी गलत है। बट फिर भी हम क्या करेंगे, एक बार इसको पैसेज पे जाके देख लेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आए कैसे ढूंढना है। ठीक है, पहला है इंडियाज एनर्जी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज एवर मोर कॉम्प्लेक्स एंड इंटरकनेक्टेड। हमेशा कॉम्प्लेक्स रही है डिसीजन प्रोसेस, इंडिया में हमेशा ऐसे ही लिए जाते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ठीक है, लेट्स फाइंड आउट।
इंडिया फेस कर रही है चैलेंज इमीडिएट फ्यूचर एनर्जी और क्लाइमेट। देखो यहाँ कह रहे हैं ना, वो चैलेंज फेस कर रहे हैं हम एनर्जी और क्लाइमेट पॉलिसी मेकिंग में ही, पहले में ही बात कर रहे हैं। प्रॉब्लम मल्टीपल है हमारे पास, तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्सिटी है, यानी पहली स्टेटमेंट ठीक है, यहीं से पता चल रहा है, आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। फिर आगे देख लो हमारे पास क्या है, स्पर्टिंग फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन कैपेबिलिटी लिमिटेड, एक्सेस है इलेक्ट्रिसिटी की, मॉडर्न कुकिंग फ्यूल नहीं है आपके पास, फ्यूल हमें इंपोर्ट करना पड़ता है इन एन अनस्टेबल ग्लोबल एनर्जी मार्केट में, continued energy electricity pricing governance challenging leading to the costly efficient or supply surplus supply, and not least growing environmental contestations around land water and air, but all is not bleak, growing energy efficient program, integrated urbanization transport, ये सब कुछ हमारे पास क्या है। ओके देखो कहाँ पे इन्होंने बात की है, इन्होंने बिल्कुल बात नहीं की है कि हमारे, उन्होंने इतनी सारी प्रॉब्लम बता दी कि ये सारी प्रॉब्लम है, तो ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो गया आपका, गलत हो गया। तो वैसे देखा जाए तो अगर आप थोड़ा सा जीएस की नॉलेज करते तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी आपको पैसेज देखने की जरूरत नहीं थी, बट एटलीस्ट दो आपकी खत्म हो जाते हैं पूरे तरीके से, जिसमें कोई डाउट नहीं होगा। मे भी आपको लगता होगा कि नहीं हम ऐसे प्रोग्राम लेके आ रहे, चीजें लेके आ रहे, तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरफ झुके हैं बिल्कुल झुके हैं, मैं मानती हूँ, बट उसमें लिखा है हेविली ट्यून। अगर आपको पता हो कि जीएस में यूपीएससी ने क्वेश्चन दिया था जिसमें मेरे को एग्जैक्ट नहीं याद, पर उसमें बोला था लीथल अमाउंट प्रोड्यूस होती है, लीथल अमाउंट, तो वो लीथल अमाउंट जो थी कार्बन मोनोऑक्साइड की, वो आपकी लीथल वर्ड से ही वो क्वेश्चन गलत हो गया था पूरा, ठीक है। तो एक्सट्रीम वर्ड्स जो है वो दोनों तरफ जाते हैं, चाहे आपका सी सेट हो चाहे आपका जीएस हो, ये याद होना चाहिए। ओके 22वां देख लेते हैं, फिर से क्रिटिकल मैसेज की बात कर रहा है, क्या मैसेज कन्वे कर रहा है। पहला है, सॉरी लास्ट है, एंटीबायोटिक शुड ओनली बी यूज टू ट्रीट डिजीज। अब एंटीबायोटिक का यूज है, अब इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि जो भी आपके जो गिद्ध वगैरह की डेथ हो रही थी, तो उस टाइम पे एंटीबायोटिक्स जो था उनके बारे में कितना यूज चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में स्टेटमेंट दी थी, शुड बी यूज टू ट्रीट डिजीज, ट्रीट डिजीज को ही ट्रीट करने के लिए यूज करना चाहिए, अदरवाइज यूज नहीं करना चाहिए। ये तो जनरल स्टेटमेंट लग रही है, तो लिख लो जनरल स्टेटमेंट है, सही स्टेटमेंट लग रही है। ओके यूजिंग एंटीबायोटिक ऑन एनिमल शुड बी बैन, शुड बी बैन, बैन कर दो उस चीज को, कैसे करोगे आप बैन, पूरी तरीके से बैन नहीं कर सकते ना, फिर उनका मतलब सोल्यूशन से पहले आप दूसरा सोल्यूशन नहीं अपना पा रहे, उससे पहले आप कैसे बैन कर दोगे, फिर कैसे आप उनकी ट्रीटमेंट करोगे, ये स्टेटमेंट गलत है। फूड ऑफ एनिमल ओरिजिन शुड बी रिप्लेस्ड, क्या है यहाँ पे, रिप्लेस कर दो उसको, शुड बी रिप्लेस कर दिया जाना चाहिए प्लांट ओरिजिन से, ऐसे कैसे आप रिप्लेस कर सकते हो, ये तो वो बात होगी कि आपको एकदम से क्या कर दिया जाए, लड़के से लड़की लड़के से लड़का बना दिया जाए, तो ये तो गलत है। पीपल शुड अवॉइड कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट ऑफ एनिमल फार्मिंग की अवॉइड करना चाहिए, ऐसे किसी को कैसे बोल सकते हो आप, तो ये भी गलत है। बचता क्या है, जनरल स्टेटमेंट डी ऑप्शन आपका। क्या इसमें पैसेज पढ़ने की जरूरत पड़ी, एक कॉमन सेंस लगानी है, बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती, बट फिर भी आपकी सहमति, मतलब थोड़ा सा आपको सेटिस्फेक्शन हो उसके लिए हम देख लेते हैं, ठीक है। देखो देर आर रिपोर्ट है, बहुत सारी रिपोर्ट है, ये कह रही है कि जो एंटीबायोटिक है जो मार्केट में हम सोल्ड करते हैं वो पोल्ट्री और दूसरी लाइफ स्टॉक को उनकी ग्रोथ वगैरह के लिए खिलाई जाती है, इनका ओवर यूज कर देते हैं तो इनसे क्रिएट होते हैं सुपर बग्स हैं, पैथोजन वगैरह क्रिएट हो रहे हैं, मल्टीपल ड्रग्स के रेजिस्टेंस हो जाते हैं, और ये फिर पास डाउन करते हैं ह्यूमंस में भी। माइंडफुल ऑफ दैट सम फार्मिंग कंपनीज ने इनको यूजफुल यूज करना स्टॉप कर दिया है टू मेक चिकन गेन वेट फास्टर। डेनमार्क में जो एंटीबायोटिक ग्रोथ प्रोमोटर है 1996 से, द मेजर पोक एक्सपोर्टर से दैट इट इज प्रोड्यूसिंग मोर पिग और एंड द एनिमल गेट फीवर डिजीज। अब एक बात बताओ, यहाँ पे नहीं बात की गई, उसने क्या बोला है कि आपको आपको अवॉइड कर देना चाहिए एनिमल फार्मिंग के प्रोडक्ट को, नहीं बोला। उसने ऐसा बोला है कि फूड ऑफ एनिमल ओरिजिन को रिप्लेस कर दो, उन्होंने ऐसा भी नहीं बोला। क्या उन्होंने ऐसा बोला है कि उसको बैन कर दिया जाना चाहिए, बैन के बारे में भी कोई बात नहीं की गई। तो इसका मतलब है एंटीबायोटिक के वो नुकसान बता रहा है, क्या क्या चीजें हो रही है, तो ह्यूमन में पास डाउन हो रही है, कैसे कैसे पोल्ट्री में जा रही है, फिर उसको तुम खा रहे हो, फिर वो आगे चीज मतलब पूरा एक किस्म से आपका पूरा इकोसिस्टम पूरी फूड चेन को इफेक्ट कर रहा है। तो डी स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट है आपकी, करेक्ट है, ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपका बात कर रहा है असम्पशंस के बारे में, ठीक है। ओके पहला देखो, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज आर वन ऑफ द रीजन फॉर हाई फूड ग्रोथ, वन ऑफ द रीजन है हाई फूड प्राइसेस की। नहीं पता पैसेज में क्या चीज बोली है, छोड़ दो इसको, लेट इट बी। इफ देयर इज फूड क्राइसिस, अगर फूड क्राइसिस आएगा वर्ल्ड में इन द नियर फ्यूचर, इट विल बी इन द एमर्जिंग कंट्रीज। अगर फूड क्राइसिस आएगा तो एमर्जिंग कंट्रीज में ही आएगा, क्यों,
कहीं भी आ सकता है ना फूड क्राइसिस, जरूरी थोड़ी है कि वो अगर डेवलप्ड कंट्री है तो वहां पे फूड क्राइसिस नहीं आ सकता। ठीक, तो ये तो बिल्कुल ही वो बता दिया कि उन्होंने सर्टेन कर दिया कि इन फ्यूचर ऐसा होगा तो तुम्हारे साथ ही होगा। ठीक है, तो ये तो गलत है ना कि अगर मान लो यूपीएससी क्लियर करूंगा तो मैं ही करूंगा, तुम नहीं कर सकते, तो ये तो गलत है, तुम्हें नहीं पता इन फ्यूचर, फ्यूचर इज अनसर्टेन, तो हाउ कुड यू से दैट। तो दो तो आपका बिल्कुल गलत हो गया। आप बात कर लेते हैं एक ही, देख लेते हैं कि पैसेज क्या कहता है। पहला, ओके, पॉलिसी मेकर और मीडिया ने प्लेस किया है ब्लेम फिर कि इसकी स्काई रॉकेटिंग, जो भी फूड प्राइसेस बढ़ रहे हैं वैरायटी ऑफ फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, जैसे फ्यूल प्राइस हाई है, बैड वेदर हो रहा है, जो कि कंट्रीज जो प्रोड्यूस कर रही है खाना उनमें कंडीशंस अच्छी नहीं है, वेदर की, डाइवर्जन ऑफ लैंड है कि आप नॉन फूड प्रोडक्शन पे आप उस लैंड को लेके जा रहे हो, यानी एग्रीकल्चर लैंड को आप रहने के लिए यूज कर रहे हो, फैक्ट्रीज के लिए यूज कर रहे हो। इंक्रीजिंग एम्फेसाइज हाउएवर हैज बीन placed on a surge in the demand of food for the most populous, it seems highly probable। देखो अब इन्होंने कहाँ कहा है, इन्होंने ये नहीं कहा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल है हाई फूड प्राइसेस के, उन्होंने कहा है क्या है, क्योंकि ऑयल का प्राइस ज्यादा है वो रिस्पॉन्सिबल है, तो कंट्रीज नहीं, इसका मतलब नन ऑफ द अबव, दोनों ही गलत है। ठीक है, अभी आपको सिर्फ एनालाइज करते हुए खुद से ट्राई करना, उनको सोल्व करने की, उस पर दिमाग लगाना, और उसके बाद जाके देखो पैसेज वही कह रहा है कि नहीं कह रहा, आपको सिर्फ वर्ड फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, असम्पशंस में ही फिर से क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या कह रहा है देखो, राइजिंग जीडीपी असेंशियल है फॉर ए कंट्री टू बी ए डेवलप्ड कंट्री, एक डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए राइजिंग जीडीपी राइज होना बहुत जरूरी है। इंडिया की जीडीपी मतलब आज के टाइम पे सबसे ज्यादा ग्रोथ कर रही है, आर बी ए डेवलप्ड कंट्री, नो वी आर नॉट, तो हम डेवलपिंग कंट्री अभी भी हम डेवलप कर रहे हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि राइजिंग जीडीपी एसेंशियल है। अब आप नॉर्वे वगैरह स्वीडन वगैरह को ले जाओ, इनकी जीडीपी इतना ज्यादा ग्रो नहीं कर रही बट दे आर डेवलप्ड कंट्री, इसका मतलब ये एसेंशियल कंडीशन नहीं है। यस दिस इज वन ऑफ द फैक्टर बट इट इज नॉट एसेंशियल, तो ये यहीं पे गलत हो जाती है, बट फिर भी हम आप पैसेज जरूर देखेंगे। राइजिंग जीडीपी, अब देखो ये वर्ड फिर एक्सट्रीम है, गारंटी कर रहा है, राइजिंग जीडीपी गारंटी कर रहा है रीजनेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टू ऑल हाउस होल्ड। कैसे गारंटी, गारंटी आप किसी चीज की गारंटी कैसे ले सकते हो, हाउ कुड यू, तो ये दोनों गलत है, बट फिर भी हम जाएंगे और ऑप्शन मतलब आपके पैसेज में देख लेते हैं क्या चीज है। ओके, सेंट्रल मैसेज क्या है मॉडर्न डेवलपमेंट इकोनॉमी का, इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इनकम ग्रोथ का इंपॉर्टेंस है, और विच बाय विच इज मीन, किसकी बात कर रहा है, जीडीपी। ठीक है, इन थ्योरी राइजिंग जीडीपी क्रिएट करता है एम्प्लॉयमेंट और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे क्या कर रहा है देखो, यहाँ पे कह रहा है कि अगर राइजिंग जीडीपी है तो वो क्रिएट कर रहा है क्या, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा है, गारंटी नहीं ले रहा है। As income grow in the country where the level of GDP was once low, household communities, government are increasingly able to set aside some fund of the production of the things that make फॉर गुड लाइफ। यहाँ पे वो क्या कह रहा है, अगर मान लो तुम्हारी जीडीपी ज्यादा होती है तो वो कुछ जो फंड होते हैं उनके पास, यानी ज्यादा पैसा आएगा तो कुछ आप साइड में रखते हो उसको अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए। टुडे जीडीपी हैज अज्यूम्ड अ सिग्निफिकेंट प्लेस इन द डेवलपमेंट टैक्सोन दैट इफ समवन मेंशन इकोनॉमिक ग्रोथ, तो हम उसको मान के चलते हैं कि हम जीडीपी की ही बात कर रहे हैं। अब इसने ये तो बिल्कुल नहीं कहा कि, इसमें कहीं नहीं कहा गया कि राइजिंग जीडीपी का मतलब एक डेवलप्ड कंट्री है, इसने कहीं नहीं कहा कि राइजिंग जीडीपी गारंटी करता है, इसने कहा राइजिंग जीडीपी अपॉर्चुनिटीज देता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारे के सारे पहले ऑप्शंस ट्राई कर रहे हो उनको सोल्व करने की, फिर आपको ट्राई करना है कि मैं जाऊं पैसेज में देखूं कि क्या मैंने वाकई जो ऑप्शंस देखे हैं वो सही है या गलत है। अगर आप डेली बेसिस पे ऐसा करते हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपके सारे क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे, नहीं, एग्जाम हॉल का प्रेशर अलग होता है, यहाँ का प्रेशर अलग होता है, बट हाँ मैक्सिमम आपका एप्टीट्यूड डेवलप होगा, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके ठीक होंगे। ठीक है, तो अगर इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 देखे जाके, और आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे, आपके कमेंट्स बहुत हेल्पफुल है, नेगेटिव पॉजिटिव बोथ आर वेलकम। अगर कुछ कमी लगती है या कोई और तरीका है सोल्व करने का तो वो भी बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।